अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये निबोश IG2 एलिमेंट नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। 5.4 का फोर्थ पार्ट है, मेंटल इल हेल्थ। इस मेंटल इल हेल्थ का ताल्लुक वर्क प्लेस की वजह से जो ज़हनी तनाव या दबाव की वजह से बीमारियां होती हैं वो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। तो बेसिकली कि एक वर्क प्लेस के ऊपर होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से क्या क्या असरात एक इंडिविजुअल के ऊपर आ सकते हैं। ये कुछ हमारे साथ स्टैट्स हैं, प्रिवेलेंस है मेंटल इल हेल्थ विद इन द वर्क प्लेस के कितने वाकयात किस किस ईयर में हुए गालबन यूके स्टैंडर्ड के मुताबिक। बात फिर मैं शुरू में बताता चलूं कि आपने इन आदादो शुमार को, इन स्टैट्स को याद नहीं रखना। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि ये कोई ग्लोबली हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। दूसरा, माइट भी पॉसिबल है कि जिस टाइम पे हम ये लेक्चर डिस्कस कर रहे हो तब तक बहुत सारी बेहतरी आ चुकी हो या हालत मजीद खराब हो चुकी हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन स्टैट्स को पढ़ने का, देखने का मकसद ये होता है कि किस हद तक ये एक वर्क प्लेस के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। नंबर 1, 4,40,000 केसेस ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी इन 2017-18, प्रिवेलेंस रेट ऑफ 1800 पर 1 लाख। मतलब कि 2017-18 में 4,40,000 केसेस जो हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन के, एंजाइटी मतलब इस्तराब, बेचैनी के जो है, मेंटली जो ज़हनी बेचैनी है उसके रिपोर्ट हुए हैं यूके के अंदर। तो ये जो प्रिवेलेंस रेट बनाया गया वो ये है कि 18 हर लाख में से 1800, हर लाख में से 1800 लोग इस बीमारी से मुतासर हुए। 2,39,000 न्यू केसेस, 15.4 मिलियन डेज लॉस्ट, एवरेज 25.8 डेज पर केस। इसकी वजह से 15.4 मिलियन दिन जाया हुए और हर केस, ये जितने केसेस हुए हैं हर केस ने 26 दिन तकरीबन जाया किए, मतलब उस दौरान उसने कोई काम नहीं किया। Account for 44% of all work-related ill health cases and 57% of all working days lost due to ill health। और ये जो थे 44% work-related ill health cases और working days lost due to ill health वो 57% थे ओवरऑल एक वर्क प्लेस के ऊपर जो दिन या टाइम जाया हुआ। तो ये जो स्टैट्स हैं ये शो ये कर रहे हैं कि वाकयातन एक बड़े पैमाने पर आपका वर्क जो है वो डिस्टर्ब होता है मेंटल इल हेल्थ की वजह से। अब मेंटल इल हेल्थ में क्या चीजें कैसे सामने आती हैं? तो सबसे पहली चीज है एंजाइटी। एंजाइटी इस तरह बेचैनी की कैफियत को बोला जाता है। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अ फीलिंग ऑफ अनईज सच एज वरी और फियर दैट कैन बी माइल्ड और स्वेयर। एक फीलिंग है हर वक्त गैर महफूज अपने आप को समझना, अब खौफ में मुब्तला समझना, हर वक्त खौफ तारी रहना, और ये कंडीशन आपकी माइल्ड भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और स्वेयर और शदीद भी हो सकती है। ये जो डेफिनेशन दी है ये NHS ने दी है। ये बेसिकली यूके की ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, उसने इसको डिफाइन इस तरह से किया। एंजाइटी कैन हैव बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल नफ्सियाती, फिजिकल और जिस्मानी अलामतें भी होंगी जिनसे ये मालूम होगा कि इस बंदे को, इस वर्कर को एंजाइटी का सामना है। लॉन्ग टर्म एंजाइटी कैन लीड टू सीरियस इल हेल्थ कंडीशंस सच एज हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। अगर हर वक्त एंजाइटी रहेगी, हर वक्त ये इस तरह बेचैनी कायम रहेगी तो ये बड़ी बीमारियों जैसा हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन या हार्ट अटैक वगैरह की जानिब लेके जाएगी। एंजाइटी इज समटाइम्स लिंक टू, ये कई दफा एंजाइटी को किस चीज से लिंक करते हैं? पैनिक डिसऑर्डर, हैविंग पैनिक अटैक्स, मतलब
कि बंदे को छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक उसके लिए गैर आरामदेह पोजीशन पे वो पहुंच जाता है। PTSD कॉज बाय एक्सपोजर टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट, ये आपके पास जो पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली, तो उनकी वजह से क्या होता है, ट्रॉमा क्या है बेसिकली, ट्रॉमा बोलते हैं किसी भी चीज के अंदर आपको जब तकलीफ पहुंचती है, एक जर पहुंचती है, तो वो ट्रॉमा की स्टेज में आपको पहुंचेगी, जिसको आप दचका कह सकते हैं। ज़हनी दचका जब लगता है कि आपको फौरी तौर पर एक चीज का सामना करना पड़ता है, तो वो ट्रॉमा में कंसिडर करेंगे। ट्रॉमेटिक इवेंट वही होगा जो फौरी तौर पर हुआ, और उसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। आगे डिप्रेशन तो ज़हनी तनाव, अब इसकी भी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फीलिंग्स ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ज्यादा आप उदास महसूस करते हैं। डिस्पेयर आर इनएडिक्वेसी दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हर वक्त बेजारगी और अफसुर्दगी के आलम, बहुत ज्यादा देर तक आप उसके अंदर जब उस कंडीशन में रहेंगे तो उसको डिप्रेशन बोला जाता है। ये डेफिनेशन भी डिफाइन की NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने। इसकी भी जो सेवेरिटी होगी सिम्टम्स की वो डिफरेंट हो सकती है। द सेवेरिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन कैन वेरी, मुख्तलिफ होगी, माइल्डेस्ट भी हो सकती है और स्वेयर भी हो सकती है। एट इट्स माइल्डेस्ट डिप्रेशन इन्वॉल्व्स बीइंग persistently low in spirit, low mood, while at its most severe, depression makes sufferers feel suicidal and that life is no longer worth living. Mildest जब होगी तो उस डिप्रेशन में क्या होगा, persistent जो है ना, बंदा लो स्पिरिट पे, लो मूड पे रहेगा, हर वक्त मूड ऑफ बैठा रहेगा। और अगर मोस्ट फेयर होगी तो ऐसी सूरत में डिप्रेशन क्या करेगा सफरर को, वो हर वक्त मतलब इतना दिल बर्दाश्ता हो बैठेगा कि वो उसके लिए जिंदगी की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी और वो चाहेगा कि मैं खुदकुशी करके अपना खात्मा कर लूं। नेक्स्ट डिप्रेशन के बाद जो चीज आती है वो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है, द एडवर्स रिएक्शन दैट पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ अदर डिमांड्स प्लेस्ड अपॉन देम। फॉर एग्जांपल, एक काम जिसके लिए हायर किया गया, अंडरस्टूड है, अब काम तो करना है, काम के लिए ज़हन लगेगा, काम के लिए सब चीजें हैं, लेकिन उस काम के ऊपर जब अदर डिमांड्स आएंगी, कैसे अदर डिमांड्स, कि ये काम जल्दी करके दो। फॉर एग्जाम्पल, वो काम अंडरस्टूड है 5 घंटों में नहीं हो रहा, 5 आवर्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि 6 आवर्स में, अपना 3 आवर्स में करके दो। या दूसरी जानिब इस तरह से है कि एक उसका जो मेन टास्क है उसकी बजाय उसको एक ट्रिवियल टास्क, एक अमूमी टास्क दे दिया गया है, तो ऐसी सूरत में भी स्ट्रेस का शिकार हो सकता है कोई भी वर्कर। हेल्थ इफेक्ट्स इसके 3 तरह के हैं, साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती तौर पर, फिजिकल, हर वक्त टेंशन में उसकी फिजिकल एक्शंस भी यही बात दिखाएंगे कि वो डिस्टर्ब है। देन बिहेवियरल क्या है, उसके रवैये में बहुत ज्यादा सख्ती आएगी या उसका रवैया हार्श हो जाएगा और बहुत ज्यादा मूड स्विंग करेगा, कभी किस रवैये से बात करेगा किससे, कभी किस तरह से लोगों को हैंडल करेगा। कैन लीड टू सीरियस इल हेल्थ इफ प्रोलॉन्ग, और अगर ये ज्यादा अरसे तक रहे तो ये फिर आपको एक बीमारी की जानिब ले जाएगा। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से क्या क्या सिम्टम्स हैं या किस तरह से हमें पता चलता है कि ये बंदा स्ट्रेस का शिकार है। साइकोलॉजिकल बात हो तो एंजाइटी, बेचैनी, इज़्तिराब, लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप को लो फील करेगा, कोई एनर्जी, कोई जज्बा, कोई मोटिवेशन नहीं होगी। डिप्रेशन, हर वक्त ज़हनी तनाव का शिकार रहेगा। फिजिकल, स्वेटिंग, पसीना आता रहेगा। फास्ट हार्ट बीट, बार बार दिल तेज से धड़कता रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर, स्किन रैशेज, मसल्स टेंशन, हेडेक, सर और डिजनेस, चकराता रहेगा हर वक्त उसका सर। बिहेवियरल क्या होगा, मतलब जो चीज उसके फिजिकल एक्ट से, बिहेवियर से में जाहिर होगी, वो स्लीपलेसनेस, सो नहीं पाएगा। पुअर कंसंट्रेशन, जब भी कोई काम कहा जाएगा तो वो उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। पुअर डिसीजन मेकिंग, और ऐसी स्ट्रेस में आके वो गलत फैसले करेगा। मूड स्विंग्स, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है। इरिटेबिलिटी, और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहेगा। अल्कोहल कंजम्पशन,
और कई दफा आप देखते हैं कि ड्रग्स का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। ड्रग्स मिस यूज, एब्सेंस फ्रॉम वर्क, और वो फिर स्ट्रेस की वजह से काम से दूर भागेगा। अब ये डिस्कस व्हाट कैन कॉज स्ट्रेस एट वर्क, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर आता है। अब कॉजेज ऑफ वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ, इसके कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, कॉजेज ऑफ वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ क्या है। नंबर 1, एक्सेसिव डिमांड्स, काम एक के लिए हायर किया गया और एक से ज्यादा काम उससे लेने की कोशिश की जा रही है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क, उसका काम के ऊपर काबू नहीं है, अबूर नहीं है। लैक ऑफ सपोर्ट, कोई और उसके साथ चलने पे राजी नहीं है, इंडिविजुअली उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ी हैं। पुअर वर्क प्लेस रिलेशनशिप, उसके आसपास वाले लोग उसको बुलिंग कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हैं। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट एन इंडिविजुअल्स रोल, और उसे बिल्कुल जब वर्कर को क्लियरली नहीं पता कि कभी आज ये काम दे देते हैं, कल ये दे देते हैं, परसों ये दे देते हैं, भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऐसी सूरत में भी स्ट्रेस आती है। थर्ड ऑफ चेंज एंड चेंज इटसेल्फ, और कई दफा उसको इस चीज का खदशा होता है, इस चीज का खौफ होता है कि मुझे चेंज कर दिया जाएगा, और इस चक्कर में आके वो अपने आप को ही चेंज कर लेता है, डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है और अपने आप को चेंज कर बैठता है। अब स्टेइंग इन वर्क, अब जो है इसके ये आप देखेंगे कि वर्कर को काम से अलग करके कभी भी उसको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से निकाला नहीं जा सकता। क्या होता है ये हम जरा डिस्कस करते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट वर्क इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ। हाँ देखें, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जब तक काम करते रहते हैं, छोटी मोटी ऊपर नीचे लगी रहती है, लेकिन जब तक वो काम करते रहते हैं वो फिट रहते हैं। जैसे ही वो काम से दूर होते हैं तो एकदम उनके ऊपर उसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। इसलिए तो बेहतर हल क्या है कि लोगों को अगर आपने मेंटल स्ट्रेस से, डिप्रेशन से निकालना है तो उनको वर्क में इन्वॉल्व करके निकालना है। एंड डे प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम वर्क इज बैड फॉर मेंटल हेल्थ, और उनकी जो प्रोलॉन्ग लंबी एब्सेंस जो है वो उनके लिए मजीद उनको डिप्रेशन में ले जाएगी, मजीद उनको एंजाइटी क्रिएट करेगी उनके अंदर। तो उसके लिए क्या है, द एम्प्लॉयर शुड अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट इनेबल दोज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ टू रिमेन इन वर्क। एम्प्लॉयर का काम बनता है कि वो ऐसी पॉलिसीज डेवलप करे कि ऐसे जो लोग हैं, जो मुतासिर हैं, जो वर्क की वजह से, काम की वजह से साइकोलॉजिकली, फिजिकली या बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुतासिर हैं, तो उन लोगों को किस तरह से वर्क पे रखा जाए और वहीं पे उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए ताकि वो लोग काम के अंदर रहते हुए ही दुरुस्त सिम्त में दोबारा से चल पड़े। मोस्ट पीपल who mental health problems recover fully are able to manage the problem can continue to work effectively। तो ऐसे ही लोग जिन्हें वर्क प्लेस पे रखा जाता है, उन्हें ऐसी कंडीशन से निकाला जाता है, वही लोग बाद में आने वाले वक्त में उस काम को या किसी भी काम को वर्क प्लेस के ऊपर बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। हिस्टोरिकली मेंटल हेल्थ हैज बीन stigmatized and sufferers discriminated against and excluded from work। तो तारीख ये बताती है कि जितने भी लोग जिनकी मेंटल हेल्थ इशू होते हैं कि अगर उनको बदनाम किया जाए, उनके ऊपर बातें, उनके ऊपर जुमले, उनके ऊपर फिक्रे कसे जाएं या उनकी तजलील की जाए, तो ये चीज जो है उन्हें काम से दूर रखती है और ऐसी सूरत में वो कभी भी रिकवर नहीं कर सकता। वर्क इज ऑफन द बेस्ट प्लेस फॉर देम टू बी, और काम ही बेहतर जगह है उनकी वापसी के लिए। इक्वलिटी लेजिस्लेशन मीन्स इट मे बी इलीगल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समवन विद अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। देखें, जो ये हर जगह बात होती है इक्वलिटी की, तो इसके अंदर कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि तमाम तर लोग, अगर एक बंदे को ऐसा मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसकी तजलील ना की जाए, उसके अगेंस्ट ना जाया जाए, बल्कि बाय लॉ लोगों को फोर्स किया जाए कि वो ऐसी एक्टिविटी से दूर रहें कि जिससे वो सफरर जो है वो मजीद डिप्रेशन का या एंजाइटी का शिकार होके कोई इंतहाई गलत कदम उठा बैठे। अब जी स्ट्रेस के कंट्रोल में ये क्या है,
HSE मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स अप्रोच, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है? यूजर द 6 कॉजेज एज अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्क असेसमेंट। अब जब रिस्क असेसमेंट आपने परफॉर्म करनी है कि आपने कैसे इल हेल्थ, मेंटल इल हेल्थ को, जो वर्कर हैं, सफरर्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, उनकी प्रिकॉशंस क्या लेनी है, तो उसके लिए आप 6 चीजें कंसिडर करेंगे। डिमांड्स, उनसे क्या काम की डिमांड की जा रही है, कंट्रोल क्या है, सपोर्ट, रिलेशनशिप, रोल और चेंज, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर अब कंट्रोल में ये क्या है, इन्हीं 6 की कंट्रोल में है। डिमांड, रीजनेबल डिमांड, सफिशिएंट रिसोर्सेज, उनसे रीजनेबल डिमांड की जाए, मुनासिब और सफिशिएंट रिसोर्सेज और काफी मुनासिब जो है इकदामात या वसाइल भी उनको दिए जाए ताकि वो आसानी से उसको बुरुकार ला के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। कंट्रोल, गिवन एज मच कंट्रोल एज पॉसिबल, और जिस हद तक मुमकिन हो चीजें उनके कंट्रोल में दें ताकि वो अपने फैसले अपनी मर्जी से करें और चीजों को प्रैक्टिकली बड़ी आसानी से इंजाम दे सकें। सपोर्ट, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, एडिशनल सपोर्ट, रिलेशनशिप, क्लियर एंटी हैरेसमेंट एंड बुलिंग पॉलिसी, के बुलिंग पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि काम के दौरान किसी तरह का तंजो मजाह नहीं किया जाएगा, हैरेसमेंट कोई डराया धमकाया नहीं जाएगा, बल्कि हर किसी के लिए एक इक्वल इन्वायरमेंट होगा वर्क प्लेस के ऊपर काम करने के लिए। रोल, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, भाई तेरी जॉब क्या है, उसके बाद और जिम्मेदारियां क्या है और क्या इख्तियारात हैं जो वो वर्क प्लेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। देन चेंज, चेंज क्या है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर चेंज, कम्युनिकेशन, टाइम स्केल। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो, हमने IG1 के अंदर टॉपिक पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज का रूल ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने जा रही है तो वो एट ईच स्टेप बाकी लोगों को कम्युनिकेट करती रहेगी। जब वो कम्युनिकेट करती रहेगी तो बड़ी आसानी से हर वर्कर एडजस्ट कर सकेगा। तो जब भी प्लानिंग या प्रिपरेशन फॉर चेंज हो रही है तो प्रॉपरली कम्युनिकेट हर किसी से किया जाए ताकि हर कोई उस चेंज को एक्सेप्ट करे, और यही मैनेजमेंट ऑफ चेंज होती है कि हर कोई उस चेंज को एक्सेप्ट करे और प्रैक्टिकली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से करे ताकि उस चेंज की इफेक्टिवनेस बरकरार रहे। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मैं आपको बोल ही देता हूं। ये एक्सरसाइज आपने करके रिटन फॉर्म में मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे ईमेल करें। 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर करके आपने मुझे सेंड करने हैं। नंबर 1, व्हाट इज स्ट्रेस, डिफाइन करेंगे आप और थोड़ी सी एग्जाम्पल भी देंगे। नंबर 2, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रेस। ये सिर्फ मुझे स्ट्रेस से चाहिए, मेंटल इल हेल्थ की सारों नहीं, सिर्फ स्ट्रेस की क्या 3 कैटेगरीज हैं जिसके हेल्थ इफेक्ट्स हमें सामने नजर आते हैं वो, और कोशिश ये करेंगे उनके साथ 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स भी लिखें। नंबर 3, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस, और वर्क प्लेस स्ट्रेस के जितने कॉजेज हैं वो सारे आपने लिखने हैं। पॉइंट आउट करने के बाद उनको एक एक लाइन में आप डिफाइन भी करके देंगे। इस टॉपिक 5.4 मेंटल इल हेल्थ के हवाले से इतना ही। बहुत जल्द अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।